तुर्गुत बे और शेख अदब अली के दरमियान बातचीत जारी होती है और शेख अदब अली तुर्गुत बे को ये समझा रहे होते हैं कि वालदा सुल्ताना को वो तमाम तर किले पेश करते हुए उस्मान साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सुन्नत को जिंदा कर दिया। क्योंकि अगर उस्मान साहब ऐसा ना करते तो बहुत फितना बरपा होता, बहुत से मुसलमानों का खून बहाया जाता। फिर शेख अदब अली कहते हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला गुस्सा दिखाया जाए। और मैं देख सकता हूं कि ये गुस्सा आप में मौजूद है। जो गुस्सा इस वक्त आपके अंदर मौजूद है वो नफ्स के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के रस्ते के लिए है। ये अल्लाह के कलमे के लिए गुस्सा है कि इस कलमे को पूरी दुनिया पर नाफिज किया जाए। इस गुस्से को अपने अंदर जिंदा रहने दें। और आप मुझे बताएं, क्या ये गुस्सा आपके नफ्स पर भारी पड़ सकता है? तुर्गुत बे बहुत ही हैरानी से सोच रहे होते हैं कि आखिर वाकई उनमें वो जज्बा और गुस्सा मौजूद है जो कि दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए था। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए शेख अदब अली खड़े हो जाते हैं और तुर्गुत बे से पूछते हैं, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या आप में अभी भी वही गुस्सा मौजूद है? क्या आप अभी भी तुर्कमानों के किलों में से काफिरों को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं? पहले आप इस मामले पर अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि क्या आप इन तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार हैं तुर्गुत बे। ये कहकर शेख अदब अली वहां से चले जाते हैं और तुर्गुत बे उस मामले को लेकर सोच रहे होते हैं और शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं कि आखिर वो किस मकाम पर आकर खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ उसी गार का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब ने बुरहान अल्प और अपने बाकी तमाम तर अल्प्स को कहा था कि हम उसी ठिकाने पर इकट्ठे होकर मिलेंगे। सुल्तान मसूद को जख्मी हालत में वहीं पर मुंतकिल किया जाता है। उस्मान साहब ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर एक तीर लगने की वजह से सुल्तान मसूद की यह हालत कैसे हो सकती है, जबकि सुल्तान मसूद बहुत ही बाहिम्मत इंसान है। क्योंकि अब तक उस्मान साहब को यह मालूम नहीं कि उस तीर को पहले से जहर लगाया गया होता है, जिसकी वजह से सुल्तान मसूद की यह हालत हो गई होती है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से मदद लेते हुए उस तीर को निकालते हैं। वहां पर मौजूद एक दूसरा अल्प पूछता है कि अगर सुल्तान मसूद का इंतकाल हो गया या वो शहीद हो गए तो फिर क्या होगा? तुरान अल्प जवाबन कहते हैं, ऐसी बात हरगिज मत करो, वरना उस्मान साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। उस्मान साहब सुल्तान मसूद की सांस देखते हुए कहते हैं कि ये बहुत हल्की सांस ले रहे हैं, इसका मतलब इनकी ज़िंदगी खतरे में है। और उस्मान साहब ये सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह, आखिर हम इस मुश्किल सूरत हाल में हैं, हमारी कोई मदद फरमा। क्योंकि अगर सुल्तान मसूद का इंतकाल हो गया तो उनकी पूरी मेहनत ज़ाया जाएगी। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों में से एक सिपाही को कहते हैं कि जल्द अज जल्द शेख अदब अली के पास जाओ और उनको जाकर बताओ कि सुल्तान मसूद हमारे पास हैं और उनकी मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तीर लगने की वजह से उनकी ज़िंदगी खतरे में है। वो सिपाही फौरन उस्मान साहब के हुक्म को मानते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सोगूत में इस्मान सुल्ताना के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां आवची सोगूत से आया एक खत इस्मान सुल्ताना के सामने पेश करता है। जैसे ही इस्मान सुल्ताना वो खत खोलकर पढ़ती हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उस खत में ये लिखा हुआ होता है कि उस्मान साहब सुल्तान मसूद को अगवा कर चुके हैं। वो खत फेंकते हुए इस्मान सुल्ताना चिल्लाते हुए कहती हैं कि उस्मान, आखिर तुम सुल्तान मसूद को अगवा कैसे कर सकते हो? तुम में इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ से आती है? तुमने हमारी कितनी ही बातों पर नाफरमानी की है, लेकिन इस मर्तबा तो तुमने हद ही पार कर दी है। तुमने सुल्तान मसूद को अगवा किया है। इस्मान सुल्ताना ये कहते चली जाती हैं और गुस्से से पागल होती चली जाती हैं कि इसी दौरान बेंजी खातून उस कमरे में दाखिल हो जाती हैं। इस्मान सुल्ताना अपने आप पर काबू पाते हुए बेंजी खातून को देख रही होती हैं। बेंजी खातून आते साथ ही सबसे पहले उस खत की तरफ देखती हैं और उसके बाद इस्मान सुल्ताना को, क्योंकि बेंजी खातून पहले ही बहुत चालाक औरत है और उनको ये अंदाजा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस्मान सुल्ताना बेंजी को देखकर कहती हैं कि मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या बात है। बेंजी खातून जवाबन कहती हैं कि आज मैंने बाला खातून को एक छोटी सी मदद की पेशकश की, लेकिन मलहन खातून ने वो मदद अपनाने से इनकार कर दिया और उन दोनों खवातीन के दरमियान जबरदस्त बहस हो गई, जिससे एक बात वाजिया हो चुकी है कि बाला खातून अब मलहन खातून से दब कर नहीं रहेंगी। इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि आप एक अक्लमंद खातून हैं और बाला खातून ने भी जो रवैया इख्तियार किया है उससे यही साबित होता है कि वो भी बहुत अक्लमंद है, क्योंकि बाला खातून ने वो तमाम तर बातें अपने जहन में बिठा ली हैं जो मैंने उनसे की थी। बेंजी खातून जवाबन कहती हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब बाला खातून जाकर अपने वालिद यानी कि शेख अदब अली से खानकाह में मिलना चाहती हैं, लेकिन मैंने सोचा
क्यों ना मैं ये पहले खुशखबरी आपको बता दूं कि दोनों खवातीन के दरमियान अब जबरदस्त इख्तलाफ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अब यानी शहर के महल में जो भी बात हुआ करेगी उसका इल्म हम दोनों को हो जाया करेगा, क्योंकि अलचीचक की खादमा अस्मा को मैंने यानी शहर में मुंतकिल कर दिया है और वो वहाँ उसी महल के अंदर खादमा के तौर पर काम कर रही है और वहाँ पर होने वाली तमाम तर बातें वो हमें बताया करेगी। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती हैं कि बहुत खूब, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने उस्मान साहब के घर में आग तो लगा दी है, लेकिन उस आग की हर एक चिंगारी उस्मान साहब के तमाम तर ख्वाबों को चकनाचूर कर देगी। और अस्मा के लिए मेरे पास एक पैगाम है जो तुमने उसको पहुंचाना होगा। बेंजी खातून जवाबन कहती हैं, यकीनन वो पैगाम पहुंचाने से उस आग को मजीद हवा मिलेगी। इस्मान सुल्ताना कहती हैं, यकीनन ऐसा ही होगा। उस आग की हर एक चिंगारी उस्मान साहब के तमाम तर ख्वाबों को चकनाचूर कर देगी और उसके खानदान को भी। दूसरी तरफ उसी गार का मंजर दिखाया जाता है जहां सुल्तान मसूद बेसुध लेटे हुए होते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम एक मर्तबा फिर इस जख्म को दागने की कोशिश करते हैं। इस मर्तबा गहराई से दागेंगे। जैसे ही उस्मान साहब उस जख्म को दागते हैं तो सुल्तान मसूद की आंख कुछ पल के लिए खुलती है और फिर उस्मान साहब सुल्तान मसूद की आंख का जायजा लेते हुए कहते हैं कि इनकी आंख अंदर से लाल और बाकी अतराफ से पीली हो चुकी है। तुम में से कोई इस जहर से वाकिफ है? शामिल अल्प उस जहर का जायजा लेने के लिए खंजर से सुल्तान मसूद के जख्म को खुरेचते हैं, फिर उसका जायजा लेकर उस्मान साहब को बताते हैं कि यह बिच्छू का जहर है। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस जहर का काट करने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए वो मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमें वो जड़ी बूटी हासिल हो जाए। उस्मान साहब शामिल अल्प को हुक्म देते हैं कि किसी भी तरह से इसका हल निकालो, ये जड़ी बूटी तलाश करो और हरगिज खाली हाथ मत आना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सुल्तान मसूद शहीद हो जाएंगे और हमारा पूरा मंसूबा तबाह हो जाएगा। शामिल अल्प कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, मैं लाजमी ढूंढ कर लाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून सोगोत में दाखिल हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने शेख अदब अली से मुलाकात करनी होती है, लेकिन रास्ते में इस्मान सुल्ताना से पहले उनकी मुलाकात हो जाती है। इस्मान सुल्ताना उनको देखकर कहती हैं कि मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए आप आगे की तरफ जा रही हैं। बाला खातून जवाबन कहती हैं कि मैं शेख अदब अली से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो मेरी सूरत हाल है, जिस गुस्से में मैं हूँ, मुझे कोई भी ठंडा नहीं कर सकता सिवाय शेख अदब अली के। लेकिन उनसे मुलाकात करने के बाद मैं लाजमन आपसे मुलाकात करने के लिए आती। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती हैं कि मेरा रुतबा शेख अदब अली जैसा तो नहीं, क्योंकि वो लोगों के दुख दर्द सुनकर उनको तसल्ली बख्शते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे मामलात मैं भी देख लेती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझसे इस बात का जिक्र कर सकती हैं कि आखिर आपको क्या परेशानी दरपेश है। बाला खातून जवाबन कहती हैं कि आपने मुझे जो बात बताई थी वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल मसला मेरा ही है, मैं हर किसी को अपने जैसा समझ लेती हूँ। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती हैं, इसका मतलब ये है कि आप मलहन खातून के बारे में बात करना चाहती हैं। बाला खातून जवाबन कहती हैं, जी हाँ, आज सबके सामने जो फैसला मैंने सुनाया, मलहन खातून ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मैं मलहन खातून को इस हरकत पर कभी भी माफ़ नहीं करूंगी।